हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस बुक से 5th चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी हमें क्या क्या चीज़ देता है या फिर क्या क्या चीज़ देना चाहिए। ठीक है, अब इससे पहले कि डेमोक्रेसी का आउटकम्स हम देखें, हम सबसे पहले समझेंगे डेमोक्रेसी होता क्या है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है, इसको समझ लीजिए। डेमोक्रेसी सबसे पहले तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार बनाने का तरीका है इन विच पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, जिसमें लोग ये तय करते हैं कि कैसा गवर्नमेंट बनेगा, कौन गवर्नमेंट में आएगा। ठीक है, लोग वोट करके अपने लीडर्स को चुनते हैं। इसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, पार्टिसिपेशन, ये सब चीज़ देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में। समझे? सिटीजन्स हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड ऑफिशियल्स। सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पॉलिटिशियंस यानी जो एमएलए एमपी है उनको चुन के भेजते हैं और सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब आप बोलेंगे इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो क्या आपसे पूछा जाता है क्या कि ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं? तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो देखिए, तो ये डिसीजन लेने का दो तरीका होता है, क्या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं या फिर थ्रू इलेक्टेड ऑफिशियल। इंडिया में हम क्या करते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी किसी एक लीडर को चुन के भेज देते हैं, वोट दे के उसको जिताते हैं और उसको भेज देते हैं पार्लियामेंट में। वो हमारे लिए क्या करता है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में। समझे कि नहीं? इस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ फीचर हो गया डेमोक्रेसी का। कुछ और फीचर है, देखिए। गवर्नमेंट बाय द पीपल, इसमें लोग तय करते हैं कि सरकार किसका बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं। रूल ऑफ लॉ होता है, यानी लॉ के सामने सब कोई बराबर है, चाहे वो पैसा वाला हो या फिर गरीब हो। ठीक है, पॉलिटिशियन हो या फिर आम आदमी हो। राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, जो भी आपका फंडामेंटल राइट है। फिर मेजोरिटी रूल विथ माइनॉरिटी राइट्स। जो माइनॉरिटी है मतलब ऐसे सेक्शन जो जिनका आबादी काफ़ी कम है, उनको भी राइट्स मिलता है अपना। अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है और ट्रांसपेरेंसी होता है इसमें। ये सब चीज़ को आगे चैप्टर में भी समझेंगे। और प्लूरलिज्म मतलब डिफरेंस इन ओपिनियन, डिफरेंस इन बिलीफ, ये देखने को मिलता है ये डेमोक्रेसी में। बस समझ के छोड़ दीजिए, कुछ हम यहाँ पे याद करने नहीं बोल रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर रहे। इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी बता रखे हैं। दो टाइप का डेमोक्रेसी होता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें सिटीजन्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। क्या इंडिया में ये है? नहीं। इंडिया में है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, हम एमएलए एमपी चुनते हैं वोट दे के, और फिर वो हमारे बिहाफ पे आगे चल के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन मतलब जो भी लॉ वगैरह है वो बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इस वर्ड को भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे है डेमोक्रेसी। क्रेसी बहुत टाइप का होता है। क्रेसी का मतलब होता है रूल और डेमो का मतलब होता है पीपल। तो यहाँ पे मतलब रूल बाई पीपल। समझ गए? ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोग चुन के भेजते हैं कि सरकार किसका बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत टाइप का क्रेसी होता है। जैसे एक होता है आपका थियोक्रेसी, THEOCRACY। तो ये रूल बाई क्या है, थियो मतलब हो गया जो भी रिलीजियस अथॉरिटी है, अगर वो कंट्री को चला रहे हैं तो वो कहलाएगा थियोक्रेसी है वहाँ पे। ठीक है, वैसे ही एक होता है प्लूटोक्रेसी। ये क्या हो गया, क्रेसी मतलब रूल और प्लूटो मतलब जो भी वेल्दी लोग हैं, कंट्री के जितने भी रिच लोग हैं, वो लोग मतलब डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का गवर्नमेंट बनेगा, नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। वैसे एक होता है टेक्नोक्रेसी। टेक्नो मतलब जो भी कंट्री में जितने भी एक्सपर्ट है, ठीक है, वो मतलब मिलके गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये हो जाता है टेक्नोक्रेसी। समझे? अलग अलग टाइप का क्रेसी होता है। तो यहाँ पे हम डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। समझे? तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको लोग बनाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी के अलावा और कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देखिए ये सब है। ऊपर जो बताए अलग अलग क्रेसी, जैसे प्लूटोक्रेसी और थियोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी, वो सब तो है ही। इसके अलावा ये तीन भी मेन है। जैसे कि एक होता है मोनार्की। मोनार्की एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे किंग या फिर क्वीन या फिर एम्पेरर के पास सुप्रीम पावर होता है। ठीक है, और बर्थ राइट से किंग का बेटा होगा, वो फिर अगला किंग बन जाएगा, फिर ऐसे करके चलता जाएगा। जैसे सऊदी अरेबिया में ऐसा सिस्टम चलता है मोनार्की वाला। फिर एक होता है डिक्टेटरशिप। ये क्या होता है कि इसमें एक सिंगल लीडर होता है या फिर स्मॉल ग्रुप होता है जिसके पास पूरा पावर होता है। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया के को कौन रूल कर रहा है, किंग जोंग उन। इसके पास
एब्सोल्यूट पावर, ये जो चाहे वो करेगा अपने कंट्री में, ठीक है, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। फिर एक होता है मिलिट्री रूल, मतलब अगर कंट्री का जो मिलिट्री है वही अगर गवर्नमेंट चला रहा है तो उसको वहाँ पे कहा जाएगा मिलिट्री रूल। इसका एग्जांपल है म्यांमार, ठीक है, बर्मा। बस ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, सिंपल सा बात है। डेमोक्रेसी का मतलब समझ गए हम कि ऐसा गवर्नमेंट जिसको लोग चुन के भेजे, ठीक है। डेमोक्रेसी के अलावा और भी कुछ कुछ चलता है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, बस नाम याद रखेंगे तो काफ़ी रहेगा। अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर पे हमें क्या पढ़ना है, देखिए चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है तो उस कंट्री को क्या क्या चीज़ मिलेगा या फिर क्या क्या चीज़ मिलना चाहिए वो देखेंगे, ठीक है। अब आउटकम जो है वो दो टाइप के हैं। एक होते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम, कि डेमोक्रेसी से हम क्या क्या चीज़ उम्मीद करते हैं, और दूसरा चीज़ है रियल लाइफ में आउटकम, मतलब रियलिटी में क्या क्या आउटकम देखने को मिलता है, क्या क्या मिलना चाहिए और क्या क्या मिलता है। ये दो चीज़ को ध्यान में रख के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक जो है ना, उसमें बताया हुआ है हाउ टू एक्सेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक्सेस यानी इवेलुएट या फिर मेजर या फिर एस्टिमेट। जो भी हम डेमोक्रेसी का आउटकम्स देखने वाले हैं उसको कैसे इवेलुएट करना है, कैसे समझना है, क्या चीज़ को कौन सा पॉइंट हमें दिमाग में रख के आउटकम्स को इवेलुएट करना है, वो चीज़ पहले टॉपिक में बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम इन सब रेस्पेक्ट में क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट में एक डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और क्या रियल लाइफ में देखने को मिलता है वो देखेंगे। वैसे ही इकोनॉमिक वेलबींग के मामले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आउटकम मिला वो देखेंगे। वैसे इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंस, अलग अलग टॉपिक में हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटकम क्या क्या रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक वही कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। डेमोक्रेसी का जो आउटकम है उसको कैसे हम इवेलुएट या फिर एस्टिमेट करेंगे। स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि आपने इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का बहुत सारा एडवांटेजेस है। डेमोक्रेसी बेटर है, क्यों? क्योंकि ये कुछ रीजन्स है। यहाँ पे बोला गया कि क्लास 9 में पढ़ा दिया गया आपको, लेकिन आपको पता नहीं भी है तो भी समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी इन सब रीजन से बेटर है। पहला, सिटीजन्स में इक्वालिटी प्रमोट करता है ये, ठीक है। दूसरा, इन्हांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हक से जीने मतलब इज्जत से जीने का हक देता है। फिर इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होता है वो जो डिसीजन लेता है वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होता है। अच्छे क्वालिटी का होता है मतलब ज़्यादातर लोग उस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं अपने मन से। फिर प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई कंट्री में डिबेट हो गया या फिर कोई मुद्दा आ गया तो डेमोक्रेसी में ये तरीका है कि कैसे नेगोशिएशन करके, डिस्कशन करके उसको सुलझाया जाएगा। ये प्रोविज़न है डेमोक्रेसी में, ठीक है। फिर अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक हो जाता है लोग मतलब गवर्नमेंट से, तो वो मिस्टेक को ठीक करने का भी रास्ता है यहाँ पे। तो ये सब कुछ बेनिफिट का वजह से बताया गया है। डेमोक्रेसी एक बेटर ऑप्शन है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये कितना है, पाँचों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए, आगे इस चैप्टर में हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए, मतलब ये सब ऐसे आउटकम्स है जो एक्सपेक्ट किया जाता है। ये एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी अगर डेमोक्रेसी है तो ये सब चीज़ तो वहाँ पे होगा ही। तो आगे लिखा है कि जब हम आप लोगों से बात करेंगे ना तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर लोग डेमोक्रेसी को अच्छा बोलेंगे, ठीक है, कंपेयर टू दूसरे अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कौन से हैं डेमोक्रेसी के अलावा? तो ये आपका हो गया मोनार्की। दूसरा कौन सा बताए थे, बताइए? डिक्टेटरशिप हो गया। तीसरा कौन सा बताए थे? मिलिट्री रूल बताए थे। और भी बहुत सारा है, फिलहाल ये 3 ही याद रखिए आप, ठीक है। तो इतने ऑल्टरनेटिव्स के बीच में डेमोक्रेसी जो है वो अच्छा ऑप्शन है इन सब रीजन का वजह से, और काफ़ी सारे लोग इस बात को सपोर्ट करते हुए मिल भी जाएंगे। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। लेकिन रियल लाइफ में ज़्यादातर लोग डेमोक्रेसी से खुश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ही, अगर हम सब इंडिया में रह रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स गिनाने को बोला जाए तो आप बहुत सारा प्रॉब्लम्स बता देंगे कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इन रियल लाइफ में लोग क्या डेमोक्रेसी में रह के खुश है? नहीं खुश है। तो यहाँ पे एक हमारे पास डायलेमा है कि डेमोक्रेसी को सब अच्छा तो मानते हैं इन प्रिंसिपल, देखने में डेमोक्रेसी अच्छा तो लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उतना अच्छा इसका रिजल्ट दिखता नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल हमारे सामने आ जाता है कि क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ इसलिए प्रीफर करें फॉर मोरल रीजंस कि पेन और पेपर्स अगर लिखने को बताया जाए तो डेमोक्रेसी का बहुत सारा फ़ायदा हम गिना सकते हैं, तो सिर्फ मोरल रीजन का वजह से हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, या फिर कोई प्रूडेंशियल रीजन यानी कोई प्रैक्टिकल रीजन भी है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का? तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है, ठीक है।
तो इसका जवाब क्या है, देखिए आज के टाइम पे 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज जो है दुनिया के, वो ये क्लेम करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, ठीक है, हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होता है। डेमोक्रेसी है मतलब वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लगातार मतलब रेगुलर इलेक्शंस होता है, इसके अलावा सिटीजन्स को राइट दिया गया है। तो ये सब डेमोक्रेसी का अलग अलग फीचर्स कंट्री क्लेम करते हैं कि हमारे कंट्री में है, समझे। अब देखिए ये सब फीचर्स तक तो ठीक है, लेकिन ये सब कंट्रीज जो है, जो 100 कंट्री का बात कर रहे हैं, इन सब कंट्री में सोशल सिचुएशन अलग अलग है, इनका इकोनॉमिक अचीवमेंट भी अलग अलग है, ठीक है, प्लस इनका कल्चर भी अलग अलग है। तो ये 100 जो कंट्रीज़ है, इन सब में ये सब चीज़ें, रेगुलर इलेक्शंस हो रहा है और फिर सिटीजन्स को राइट दिया गया है, कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इन 100 कंट्री में ये सब चीज़ तो कॉमन है, लेकिन ये सब चीज़ डिफरेंट भी है कि इनका कल्चर अलग है, सोशल सिचुएशन अलग है, इकोनॉमिक लेवल अलग है, ठीक है। सिर्फ इन 100 कंट्री में क्या सेम है कि 100 कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। तो कोई कंट्री क्या अचीव करेगा और क्या अचीव नहीं करेगा इन डेमोक्रेसी में, तो वो भी तो डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 कंट्री है, ये भी बोल रहा है डेमोक्रेसी है और ये भी बोल रहा है कि हम भी डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन इस कंट्री में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ज़्यादा स्कूल्स है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स है, जबकि ये दूसरा कंट्री में लिटरेसी लेवल कम है, हॉस्पिटल्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं है। तो ये क्या दोनों कंट्री बराबर हो गया क्या? सिर्फ डेमोक्रेसी होने से थोड़ी दोनों कंट्री बराबर हो जाता है, बाकी और भी बहुत चीज़ तो देखना पड़ेगा। तो कोई कंट्री क्या अचीव करेगा और क्या अचीव नहीं करेगा, ये सिर्फ डेमोक्रेसी पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हम आज के टाइम पे हम डेमोक्रेसी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं और इतना ज़्यादा फैसिनेट हो गए हैं डेमोक्रेसी से कि हम अपना सारा इच्छा इसी के ऊपर थोप दे रहे हैं। अगर आज के टाइम में कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो रहा है, उसका दोष हम सीधा सीधा डेमोक्रेसी को दे देते हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो हम उसको ब्लेम करते हैं डेमोक्रेसी के लिए कि कैसा डेमोक्रेसी है, कोई काम का नहीं है, ऐसा मतलब ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही बात हमें समझना होगा यहाँ पे कि डेमोक्रेसी जो है ना, ये एक जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार बनाने का तरीका है। ये आपको सिर्फ ऐसे कंडीशंस क्रिएट करके देगा जिसके बाद आप कुछ अचीव कर सकते हैं। आप सिटीजन्स को क्या करना पड़ेगा, इन कंडीशंस का एडवांटेज लेना पड़ेगा और फिर तब जाके अपने गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। चाहे वो कंट्री को पॉल्यूशन फ्री बनाने का बात हो, एजुकेशन लेवल बढ़ाने का बात हो, करप्शन फ्री बनाने का बात हो, ठीक है। डेमोक्रेसी सिर्फ कंडीशन क्रिएट करके दे दिया, बाकी ये जो सारा अचीवमेंट जो आपको चाहिए वो तो बस डिपेंड करेगा कि सिटीजन्स या फिर उस कंट्री के लोग कैसा काम कर रहे हैं उस पर। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो टॉपिक है कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम, डेमोक्रेसी का आउटकम जो भी हम देखने वाले हैं उसको कैसे इवैल्यूएट करें। तो इवैल्यूएट करने के लिए मतलब ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जस्ट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कोई आपको रिजल्ट बना के नहीं देगा कि सिर्फ कोई कंट्री पूरा, मान लीजिए हालत ख़राब था कोई कंट्री का, तो वो ये कंट्री क्या कर गया, अचानक से डेमोक्रेटिक बन गया, डेमोक्रेसी ला दिया अपने कंट्री में, तो क्या ये कंट्री का हालत पूरी सुधर जाएगा? नहीं। डेमोक्रेसी आया मतलब सिर्फ इसका मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार बनने का तरीका चेंज हो गया। अब सरकार में कैसे लोग गए हैं चुन के, लोगों ने कैसा लोग चुन के भेजा है गवर्नमेंट में, वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, वो सब पे डिपेंड करेगा कि कंट्री कितना चीज़ अचीव कर पा रहा है, कितना ग्रो कर पा रहा है। सिर्फ डेमोक्रेसी आ जाने से कंट्री ग्रो कर जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ इस पूरा टॉपिक में बताया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है वो बता देते हैं। पहला, डेमोक्रेसी का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, ये 5 को अच्छे से एकदम याद कर लेना है, ठीक है। प्लस ये सब जो टर्म्स है, एक्सपेक्टेशन, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल, मतलब सिर्फ बुक में, किताबी दुनिया में एक्सपेक्टेशन में मतलब डेमोक्रेसी अच्छा दिखता है, लेकिन प्रैक्टिस में, रियल लाइफ में या फिर प्रूडेंशियल रीजन कुछ नहीं है डेमोक्रेसी का अच्छा होने का, ऐसा चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। ये सब टर्म से फेमिलियर हो जाइए, मोरल रीजन्स, ठीक है। फिर उसके अलावा इसमें बताया हुआ था कि 100 से ज़्यादा कंट्री है जो क्लेम करते हैं कि हम सब डेमोक्रेटी है। तो क्या सभी 100 कंट्री बराबर डेवलप्ड है क्या? नहीं, क्योंकि इन सब का सोशल सिचुएशन अलग है, इकोनॉमिक लेवल अलग है, कल्चर अलग है, इस वजह से इनका अचीवमेंट भी अलग अलग है, ठीक है। तो सिर्फ डेमोक्रेसी होने से काम नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी तो बस क्या करके देगा, एक कंडीशन क्रिएट कर देगा डेवलपमेंट के लिए। अब सिटीजन्स को उस कंडीशन का फ़ायदा उठाना है और आगे अपने गोल्स को अचीव करना है, समझे।
चलिए, एग्जाम में ये कार्टून भी आता है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, एक कार्टून दे दिए थे, बोले थे ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ये इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पर पत्थर मारे जा रहे हैं। कौन से पत्थर आ रहे हैं? टू सेटल लैंग्वेज इशू, स्टूडेंट डिमांड, टू सॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, टू गेट मोर डीए, सैलरी बढ़ाना है तो, सेपरेट स्टेट चाहिए तो, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस एक्सेस, पुलिस का अगर मनमानी चल रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम का जिम्मेदार सब किसको ठहरा रहे हैं? डेमोक्रेसी को ठहरा रहे हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। समझ रहे? वही इस इमेज में कार्टून में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे मूव कर जाते हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़रा थोड़ा टाइम लिए हम, ताकि आपका बेस अच्छा क्रिएट हो जाए। अगर ये समझ लिए तो अब आप बाकी का चैप्टर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब हम डेमोक्रेसी का आउटकम देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है और क्या रियल लाइफ में वो देता है। देखिए, और आउटकम्स एनालाइज करते वक्त हम अपने दिमाग में ये बात रखेंगे कि सिर्फ डेमोक्रेसी होने से सारा चीज़ नहीं होगा, उसके लिए और भी चीज़, लोग कैसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो आउटकम कितना फुलफिल हो रहा है रियल लाइफ में और कितना नहीं। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करनी ही चाहिए। पहले लाइन बाय लाइन जा रहे हैं ताकि आप क्लियर हो जाए, समझ जाए, क्योंकि आजकल असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है और मतलब चैप्टर को अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है। लिखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करना ही चाहिए, जैसे कि we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their ruler and people will have the control over the rulers। डेमोक्रेसी में ये चीज़ तो होना ही चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी ही कैसा जिसमें लोग वोट ना दे पाए। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि लोगों के पास ये हक होना चाहिए कि वो अपने रूलर्स को चूज कर पाए। ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या होना चाहिए? जहाँ पे पॉसिबल और जहाँ पे ज़रूरी हो, सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है और ऐसा डिसीजन है जो सबको अफेक्ट कर रहा है, तो अगर ज़रूरी पड़ा हो और अगर पॉसिबल हुआ तो सिटीजन्स को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए कि वो डिसीजन लिया जाए कि नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर कोई भी डेमोक्रेसी में दो चीज़ होना ही चाहिए। पहला तो लोग रूलर को चूज़ करें, यानी लीडर्स को चूज़ करें, और दूसरा डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट बने। तो मोस्ट बेसिक आउटकम किसी भी डेमोक्रेसी का क्या होता है कि वो एक ऐसा गवर्नमेंट बनाए जो अकाउंटेबल हो, मतलब आंसरेबल हो टू द सिटीजन्स, मतलब ये वाला पॉइंट ये होना चाहिए। और दूसरा वो रेस्पॉन्सिव हो टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन जो चाहते हैं वो गवर्नमेंट करके दे। तो ये दो चीज़ मोस्ट बेसिक आउटकम है किसी भी डेमोक्रेसी का। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हम बहुत सारा आउटकम देखने वाले हैं, तो जो सबसे बेसिक, जो सबसे मेन चीज़ जो डेमोक्रेसी को देना ही चाहिए वो है ये अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ठीक है, समझे यहाँ तक? अब चलिए, अब ये आउटकम मतलब ये है एक्सपेक्टेड, ये देना चाहिए, शुड। ठीक है, ये देना चाहिए। रियल लाइफ में कितना फुलफिल हो पाता है ये कि नहीं, कंट्री में ये गवर्नमेंट बन पाता है कि नहीं, वो डिस्कस करेंगे आप। लेकिन उससे पहले एक अलग सा टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, एक अलग सा क्वेश्चन है यहाँ पे। वो है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट होता है, क्या इफेक्टिव होता है? क्या इफिशिएंट मतलब क्या कोई भी डिसीजन लेने के लिए कम समय में ये डिसीजन ले पाता है कि नहीं, वो चीज़ है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर देता है डिस्कशन करने का चक्कर में। क्या ये इफेक्टिव है, काम का भी है कि नहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? ये क्वेश्चन पोज किया गया है। देखिए, कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि डेमोक्रेसी है मतलब ये लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट होगा, उतना काम का गवर्नमेंट नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक ही रूलर है, कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे कोई मोनार्की हो गया या फिर डिक्टेटरशिप हो गया, वहाँ पे अगर कोई डिसीजन लेना पड़ा तो ये अगर एक किंग का अगर मन कर गया कि ये कंट्री के लिए अच्छा है तो वो ज़बरदस्ती सब पूरे कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, भले ही लोग खुश हो या फिर ना खुश हो। ठीक है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? नहीं। डेमोक्रेसी में जो भी एमपी है, एमएलए है, सब आपस में डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं, फिर वोटिंग होगा। अगर मेजोरिटी सपोर्ट कर रहा है तब जाके वो डिसीजन लिया जाएगा और पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सब में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, यहाँ पे टाइम कम लगता है। ठीक है, टाइम कम लगता है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो दो वर्ड जानिएगा,
डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी में ये दो चीज होता है, डेलिब्रेशन यानी डिस्कशन और नेगोशिएशन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए कुछ डिले हो जाता है डिसीजन लेने में डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेकार है, इनएफिशिएंट है? तो देखिए इसका जवाब यहाँ पे मिलेगा हमें कि मान लीजिए कोई एक ऐसा गवर्नमेंट है जो डिसीजन काफ़ी जल्दी जल्दी लेता है, जैसे कि मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप का हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये डिसीजन एक किंग ने लिया है या फिर किसी डिक्टेटर ने लिया है और पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट करवा दिया, तो हो सकता है कि लोग इसको एक्सेप्ट ना करें और बाद में चल के आगे प्रॉब्लम हो। ठीक है, वापस इसको ये डिसीजन वापस लेना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट जबकि डेमोक्रेसी में क्या हमने देखा कि लीडर्स ने काफ़ी डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन करके कोई डिसीजन लिया था, भले ही इसमें टाइम ज़्यादा लगा था, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर्स और नॉर्म्स, ये दो चीज़ फॉलो किए थे, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो किए थे किसी भी डिसीजन को लेने में। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे सभी प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है, तो ये डिसीजन एक्सेप्टेबल भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। ये डिसीजन जो है उसको लोग, कंट्री के जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, एक्सेप्ट कर गए मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब ये इफेक्टिव भी हो गया। तो समझ रहे हैं, तो भले ही यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो डिसीजन है मेकिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छा है। तो कॉस्ट ऑफ टाइम परहैप्स वर्थ इट है, टाइम लग रहा है तो वो अच्छा बात है, वो टाइम का रिजल्ट भी हमें मिल रहा है। समझे कि नहीं? चलिए, तो हम तो मेन टॉपिक से भटक गए। मेन टॉपिक क्या था कि डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिव हो। अब क्या रियल लाइफ में ये देखने को मिलता है कि नहीं, उससे पहले हम ये टॉपिक में उलझ गए कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। तो अब पता चला कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट भी होता है, इफेक्टिव भी होता है। समझे? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि डेमोक्रेटिक, ये लाइन दे देंगे यहाँ से यहाँ तक और बोलेंगे इस पर कमेंट करो। ठीक है, तो आपको ये पूरा जो अंडरलाइन किए हैं उसको अच्छे से याद कर लेना है और लिख देना है इसमें। अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन पूरे बेस्ड होते हैं ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। ये सब याद रखिएगा जो हम लाइंस पे हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, ये फ्रेज याद होना चाहिए आपको। वैसे ही यहाँ पे डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं तो वो पूरा नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करके लिया जाता है। तो मान लीजिए कोई सिटीजन के मन में ये जिज्ञासा उठा, क्वेरी आया मन में कि कोई डिसीजन को करेक्ट प्रोसीजर्स से लिया गया है कि नहीं, तो सिटीजन के पास वो हक है डेमोक्रेसी में, और ये जरिया भी है, राइट एंड मीन दोनों चीज़ है, टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि वो डिसीजन सही से लिया गया था कि नहीं। पार्लियामेंट में वोट हुआ तो कितने लोगों ने फॉर में वोट किया, कितने लोगों ने, कितने लीडर्स ने अगेंस्ट में वोट किया, ये सारा चीज़ उसके पास जानने का हक है। तो चूंकि एक सिटीजन इतना सारा चीज़ जान पा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी होना। अगर कोई सिटीजन इतना सारा चीज़ जान पा रहा है मतलब वहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। तो डेमोक्रेसी जो है उसका एक और आउटकम पता चल गया कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। समझे कि नहीं? ट्रांसपेरेंट होने का मतलब क्या है, अ सिटीजन, सी हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ सिटीजन हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसी को कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम में इसका डेफिनेशन आता है तो इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन से हो गए, तो वही मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल और बाकी जो भी है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलता। ये ट्रांसपेरेंसी आपको सिर्फ डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलेगा। तो एक और अच्छा ही पता चल गया डेमोक्रेसी का। ऊपर हमने 5 अच्छा ही याद किया था यहाँ पे, तो एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा ये चल रहा था कि मोस्ट बेसिक आउटकम क्या है, अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। एक और चीज़ पता चल गया। तो इन सब चीज़ का कंक्लूजन अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेक्ट क्या करें हम डेमोक्रेसी से, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे डेमोक्रेसी से कि क्या हो। देखिए, डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट बना के दे जो फॉलो करता हो प्रोसीजर्स एंड अकाउंटेबल हो
टू द पीपल। प्रोसीजर फॉलो करता है मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो वहाँ पे, ठीक है, और अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल मतलब ये तो हमने ऊपर से ले लिया कि गवर्नमेंट के लिए, सॉरी, लोगों को आंसरेबल हो वो गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दो कम से कम हम एक्सपेक्टेशन उम्मीद लगा सकते हैं जब किसी भी डेमोक्रेसी से, ठीक है। अब देखते हैं रियल लाइफ में ये दो चीज़ देखने को मिलता है कि नहीं। तो कैसे पता करें? ये तो हमने बोल दिया कि डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए, एक ऐसा गवर्नमेंट देना चाहिए जहाँ पे प्रोसीजर्स फॉलो होता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इंडिया में क्या प्रोसीजर्स फॉलो होता है कि नहीं, गवर्नमेंट जो बना है अभी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, क्या वो अकाउंटेबल है कि नहीं, तो आप क्या इसका जवाब दे पाएंगे? आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका एनालिसिस कैसे करें। तो देखिए, ये सब चीज़ पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंट्री में ये सब चीज़ हो रहा है कि नहीं। पहला, कंट्री में रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं। 3 टर्म है यहाँ पे। देखिए, इलेक्शंस एक तो रेगुलर होने चाहिए टाइम टाइम पे। ऐसा नहीं कि एक पार्टी जीती है उसके बाद इलेक्शन होना ही बंद हो गया ताकि दूसरा पार्टी को मौका ही ना मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टाइम पे रेगुलर फिक्स इंटरवल पे इलेक्शन होते रहना चाहिए। वो इलेक्शन फ्री होना चाहिए, कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, और फेयर होना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। क्या ये इलेक्शन होता है कि नहीं कंट्री में। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। कोई अगर ऐसा पॉलिसी है जिससे ज़्यादातर लोग प्रभावित हो रहे हैं, कोई ऐसा रूल मतलब लॉ बनाना है जो सबको अफेक्ट करेगा, उस पर क्या ठीक से पब्लिक डिबेट हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखिए। और तीसरा, सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। सिटीजन के पास ये इंफॉर्मेशन पाने का हक है कि नहीं, कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, नहीं ले रहा है, वो पाने का सिटीजन के पास राइट है कि नहीं। ये अगर 3 चीज़ है किसी भी कंट्री में, तो हम बोल देंगे कि हाँ, डेमोक्रेसी ने एक ऐसा गवर्नमेंट बना दिया जो प्रोसीजर फॉलो करता है और अकाउंटेबल है। समझे कि नहीं? देखिए, तो देखते हैं, ये तो हो गया एक्सपेक्टेड। अब देखते हैं रियल लाइफ में कितना फुलफिल हो पाता है ये सब। तो आप पाएंगे कि रियल लाइफ में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहा है 2 चीज़ों में। पहला, इलेक्शन जो है वो रेगुलर टाइम पे होते हैं प्लस फ्री होते हैं। काश यहाँ पे फेयर भी लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फेयर नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए, 2 चीज़ में तो पास हो रहा है कि इलेक्शन रेगुलर और फ्री करवा पा रहे हैं। और दूसरा, सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट होने का पूरा मौका यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ में पास हो रहा है। पहला, रेगुलर फ्री इलेक्शन करवा पा रहा है, फेयर नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। पब्लिक डिबेट ये करवा पा रहा है, ठीक है। और ये चीज़ का तो मेंशन ही नहीं है। देखिए, तो रियल लाइफ में यही 2 चीज़ें सिर्फ अचीव हो पा रहा है, 2 ही आउटकम हमें देखने को मिल रहा है। मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल शॉर्ट ऑफ, मतलब नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन। फेयर इलेक्शन नहीं करवा पाते हैं ज़्यादातर डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट, हर एक डिसीजन के लिए पब्लिक डिबेट नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी डेमोक्रेसी मार खा जाता है, समझे। इसके अलावा जहाँ तक इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बात था, ये जो तीसरा चीज़ कि सिटीजन के पास सारा इंफॉर्मेशन पाने का राइट है कि नहीं, तरीका है कि नहीं, तो डेमोक्रेसी का ये पुराना आदत रहा है कि ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग में उतना अच्छा नहीं है, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी मार खा जा रहा है, फेल हो जा रहा है, समझे कि नहीं। तो ये हमने देख लिया एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटकम डेमोक्रेसी का। अब बात करते हैं इन सब्सटेंटिव टर्म्स। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है कि ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिम इज दे आर मच बेटर देन एनी अदर डेमोक्रेटिक रेजिम इन दिस रिस्पेक्ट। बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी भले ही फेयर इलेक्शन ना करवा पाए, सभी डिसीजन के लिए डिबेट ना करवा पाए, सिटीजन्स को सारा इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, लेकिन तभी भी डेमोक्रेसी का जो कंपेटिटर है, जो बाकी जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, इन सब से तो डेमोक्रेसी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कम से कम ये 2 चीज़ तो फुलफिल हो रहा है, बाकी में तो वो भी नहीं हो रहा है। तो उस रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं डेमोक्रेसी तब भी अच्छा है, समझिए। चलिए, अब आ जाइए इन सब्सटेंटिव टर्म्स, एक्चुअल क्या इंपॉर्टेंस के मामले में क्या मैटर करता है। अब यहाँ पे जो बोला गया कि सिटीजन्स को सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, तो ज़रूरी भी क्या है, सारा इसे जान के आप करेंगे ही क्या, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। फिर
फेयर चांस टू एवरीवन, सबको बराबर मौका नहीं मिलता इलेक्शन में खड़ा होने का। चलिए एक बार के लिए इसको भी माफ़ करते हैं। फिर सारे डिसीजन पे डिबेट नहीं होते हैं, इसको भी इग्नोर करते हैं। रियल लाइफ में क्या मैटर करता है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। इन सब्सटेंटिव टर्म मतलब इन इंपॉर्टेंस के मामले में अगर बात करें तो कम से कम हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं कि ये एक ऐसा गवर्नमेंट बनाए जो अटेंटिव हो टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल। लोगों का ज़रूरत क्या है नहीं है उसको सुने, ठीक है, और उस पर काम करे। और दूसरा, फ्री ऑफ करप्शन हो। ये दो चीज़ तो होना ही चाहिए। रियल लाइफ में हम इसी चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं कि ऐसा सरकार बने जिसमें करप्शन ना हो और सरकार लोगों के लिए काम करे, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं डेमोक्रेसी से। तो इसका रिकॉर्ड यानी एक्चुअल आउटकम क्या है वो देखिए। तो इन दोनों मामलों में भी डेमोक्रेसी फेल कहा जा रहा है। डेमोक्रेसी लोगों के नीड्स को फ्रस्ट्रेट कर देता है, मतलब लोगों का मतलब क्या नीड्स है उसको ठीक से सरकार सुनती नहीं है और ऑफन इग्नोर कर देती है उनके डिमांड को, ठीक है। एक फेल खा गई। इसके अलावा आप कभी भी न्यूज़ खोलेंगे तो आपको रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन का कोई ना कोई न्यूज़ मिल ही जाएगा। तो ये दो चीज़ से पता चल जाता है कि डेमोक्रेसी इस मामले में भी फेल हो गया, ठीक है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेसी है वो इससे भी बेकार है, ठीक है। वो तो वहाँ पे और भी ज़्यादा करप्शन और भी ज़्यादा मतलब और भी वो लोग इग्नोर करते हैं पब्लिक के डिमांड को, ठीक है। तो इस सेंस में देखा जाए तो डेमोक्रेसी तब भी ठीक है, समझे। अब आगे देखिए, बस समझ से चलिए, थोड़ा पेशेंस रख के। एक तरीका है जहाँ पे जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो बाकियों से अच्छा है। वो तरीका क्या है कि डेमोक्रेसी जो है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट देता है आपको। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब ऐसा गवर्नमेंट जिसको लोगों ने खुद चुन के भेजा है, कहीं का दूसरा सरकार आके आपके सिर पे थोपा नहीं गया है। आज के टाइम पे इंडिया में जो भी गवर्नमेंट है उसको लोगों ने खुद चुन के भेजा है, कोई दूसरे ने आके हमारे सिर पे वो गवर्नमेंट को नहीं बैठा दिया है, समझ रहे। जिसको बोला जाए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है वो सही तरीके से आया है, आपके वो मतलब मंजूरी से आया है, ठीक है। ज़बरदस्ती आके नहीं बैठा है, आपने वोट दे के जीता है तभी वो गवर्नमेंट आया है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का ये अच्छा ही है कि ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बना के देता है। डेमोक्रेसी भले ही स्लो हो, लेस इफिशिएंट हो, रेस्पॉन्सिव ना हो, फ्री ऑफ करप्शन ना हो, लेकिन एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो देता ही है। एक यहाँ पे साउथ एशिया के ये सब कंट्रीज़ है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब कंट्री में सर्वे कराया गया तो सभी लोगों ने फेवर किया एक्सेप्ट पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छा है ओवर डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब ने फेवर किया। जैसे बांग्लादेश में 100 में से 69 लोगों ने बोला कि डेमोक्रेसी अच्छा है, 6 लोगों ने बोला कि डिक्टेटरशिप अच्छा है और 25 लोगों ने बोला कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी आए ठीक है। पाकिस्तान में देख लीजिए 37 लोगों ने बोला डेमोक्रेसी अच्छा है, 14 लोगों ने बोला कि डिक्टेटरशिप अच्छा है और 49 लोगों ने बोला कि फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ज़्यादातर लोगों को मतलब सिर्फ 100 में से सिर्फ 37 लोग ही डेमोक्रेसी प्रीफर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। तो लगभग सभी कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी है उसको प्रीफर किया जा रहा है, ठीक है। लोग इसको अच्छा मानते हैं कि पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। लोग चाहते हैं कि हम जो लीडर्स चुन के भेज रहे हैं वही हमें रूल करे, लोग ये चाहते हैं। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो डेमोक्रेसी का जो ये एबिलिटी है कि लोग इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये खुद में एक आउटकम है कि लोग ही चाहते हैं, भले ही डेमोक्रेसी में हज़ार बुराइयाँ हो, लेकिन लोग खुद ही चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ही रहना चाहिए हमारे कंट्री में। तो ये खुद में एक आउटकम है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, समझे। तो ये साउथ एशिया वाला बात याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो कुछ है नहीं। वेरी फ्यू डाउट द सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री। ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी ज़्यादा सुटेबल है हमारे कंट्री में। ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और कुछ है नहीं यहाँ। ऊपर एक कार्टून था, ये देख लीजिए। इस कार्टून में लेंस के जरिए एक तरफ है गवर्नमेंट और एक तरफ है सिटीजन, पब्लिक। यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, गवर्नमेंट इस लेंस के जरिए लोगों पे निगरानी रख रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप कौन सी जगह पे कितना खर्च कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, आपका इनकम कहाँ कहाँ से, आपने कौन सा प्रॉपर्टी खरीदा, कौन सा बेचा तो उस पर प्रॉपर टैक्स दिया कि नहीं दिया, ठीक है। आपके पास कौन सा हेल्थ कार्ड है, कौन सा इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, आप कब पैदा हुए, कब मरे,
ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के थ्रू सारा चीज़ पता होता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से आप पे निगरानी रख रहा है। क्या आप वैसा ही निगरानी गवर्नमेंट पे रख पा रहे हैं कि नहीं? तो पूछा गया है कि मतलब इसमें सोचने के लिए बोला गया कि आप किन किन तरीके से गवर्नमेंट पे नज़र रखते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है, आपको कैसे पता चलता है? तो पता तो गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया, जो भी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, जो भी गैजेट में छपते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है गवर्नमेंट के बारे में। लेकिन कौन उतना पढ़े, मतलब जनरली ज़्यादातर लोग तो नहीं पढ़ते हैं। फिर और न्यूज़ के जरिए, गवर्नमेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है। बस इतना ही समझ के रख दीजिए, और कुछ है नहीं काम का यहाँ पे। तो इस टॉपिक से इतना ही था। एक बार बता देते हैं क्या क्या चीज़ याद रखना है। सबसे पहले मोस्ट बेसिक आउटकम 2 चीज़ होना चाहिए, अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी इफेक्टिव है कि नहीं है, जरूर इफेक्टिव है, इफिशिएंट भी है। कैसे है नहीं है वो हमने पूरा समझ लिया। फिर डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी भी आ जाता है, तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट भी बना के देता है डेमोक्रेसी। इस पर कितना रियल लाइफ में खरा उतरता है कि नहीं, उसको मेजर करने का तरीका यहाँ पे बताया हुआ था। तो इसमें से कुछ तरीके पे डेमोक्रेसी पास होता है, कुछ में फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी बाकी नॉन डेमोक्रेसी से तो अच्छा ही है रिकॉर्ड, ठीक है। फिर आगे मूव किए सब्सटेंटिव टर्म्स। रियल लाइफ में डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इन दोनों में भी मार खा जाता है। इसके अलावा एक चीज़ है जो डेमोक्रेसी में काफ़ी पॉजिटिव है, वो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। मतलब लोग खुद ही सरकार बनाकर देते हैं, इसलिए लेजिटिमेट है। साउथ एशिया में ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। तो डेमोक्रेसी का जो ये एबिलिटी है कि वो अपना सपोर्ट खुद ही जनरेट कर ले रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को इसका बेनिफिट नहीं गिराना पड़ रहा है, ये खुद में एक ऐसा आउटकम है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, समझ गए? चलिए आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस मामले में डेमोक्रेसी कैसा परफॉर्म करता है वो देखेंगे। देखिए, अभी हमने समझा कि डेमोक्रेसी क्या करती है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसा गवर्नमेंट जिसको लोग खुद चुन के भेजते हैं। तो चूंकि गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुना हुआ है, डेमो मतलब पब्लिक ने चुन के भेजा इस गवर्नमेंट को, तो अच्छा ही चुन के भेजा होगा, गुड गवर्नमेंट आया होगा यहाँ पे। तो जब गवर्नमेंट अच्छा है तो कम से कम हम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वो गवर्नमेंट कंट्री में डेवलपमेंट भी लाएगा। अच्छा सरकार इसलिए तो भेजें ताकि कंट्री को डेवलप करे। तो ये एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से कि वहाँ पे क्या हो, डेवलपमेंट हो। लेकिन क्या रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है डेवलपमेंट? तो मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे भी मार खा जा रही है कि डेमोक्रेसी ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ दे पा रहा है, ना ही डेवलपमेंट दे पा रहा है। कैसे, चलिए समझते हैं। समझाने के लिए काफ़ी इजी टॉपिक है ये। देखिए, अगर आप वर्ल्ड के जितने भी डेमोक्रेसी है और जितने भी डिक्टेटरशिप है, अगर पिछले 50 साल में कंपेयर करें दोनों का ग्रोथ रेट, तो आप पाएंगे कि जितने भी डिक्टेटरशिप है उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है डेमोक्रेसी के मुकाबले। ये कम स्पीड से ग्रो किए हैं, डिक्टेटर्स वाले ज़्यादा स्पीड से ग्रो किए हैं पिछले 50 साल में, 1950 से 2000 तक, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, समझ गए? तो डेमोक्रेसी उतना अच्छा डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ भी नहीं ला पा रहा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर से वही पहले टॉपिक पे आ जाइए कि हाउ डू वी एसेस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमें बताया गया था कि दिमाग में रखिएगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आपको सिर्फ कंडीशन बना के देगा कि फेवरेबल कंडीशन बना के देगा, फिर क्या अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो सिटीजन्स के एक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही हमें बताया हुआ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ डेमोक्रेसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कंट्रीज पॉपुलेशन साइज पे, ठीक है, कि ज़्यादा बूढ़े लोग हैं कि ज़्यादा जवान लोग हैं कि ज़्यादा बच्चे लोग हैं, उस पर, ग्लोबल सिचुएशन पे, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्टेड बाय कंट्री एटसेट्रा। इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ डेमोक्रेसी था उसलिए कम डेवलपमेंट हुआ, ये सब चीज़ भी देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप जितने भी लेस डेवलप कंट्री है, सारे डिक्टेटर्स वाले उठा लीजिए और सारे डेमोक्रेसी, मतलब सारे लेस डेवलप्ड डिक्टेटर कंट्री उठा लीजिए और सारे लेस डेवलप्ड डेमोक्रेसी उठा लीजिए, तो आप अब इन दोनों का इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में नेग्लिजिबल डिफरेंस है, दोनों लगभग बराबर इकोनॉमिक ग्रोथ किया हुआ है, समझे? तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। पहला कि पिछले 50 साल में अगर सभी डेमोक्रेसी सभी डिक्टेटर्स को कंपेयर करें तो डिक्टेटर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं, लेकिन
सिर्फ इसी वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है कि ये डिक्टेटर्स वाले कंट्री में ये सभी चीज़ फेवरेबल रहे हो, तभी ये अच्छा ग्रो कर पाया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सभी लेस डेवलप्ड डिक्टेटर्स और सभी लेस डेवलप्ड डेमोक्रेसी को पर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल आ रहा है, लगभग बराबर इकोनॉमिक ग्रोथ है। इससे तो साबित हो रहा है कि सिर्फ डेमोक्रेसी से मतलब कम ग्रोथ रेट से इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी हम चाहेंगे कि डेमोक्रेसी कम से कम डिक्टेटरशिप से पीछे ना रहे। ठीक है, ग्रोथ रेट के मुकाबले में, समझे? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और इट इज़ बेटर टू प्रिफर डेमोक्रेसी एज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। तो भले ही डेमोक्रेसी पीछे रह जा रहा है डिक्टेटरशिप से ग्रोथ के मुकाबले में, लेकिन तब भी डेमोक्रेसी का और सब बाकी पॉजिटिव पॉइंट है, जिस वजह से हम डेमोक्रेसी को ही चुनेंगे। और सब पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है? तो वही सब कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाता है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाता है। इसके अलावा ये 5 बेनिफिट तो है ही यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाता है, ये सब बेनिफिट है। इसीलिए कम इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट होने का बावजूद भी हम क्या करेंगे? डेमोक्रेसी को ही चुनेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एक कार्टून देख लीजिए। इस कार्टून में देखिए, एक पूरा शरीर है, पूरा कंट्री है फॉर एग्जांपल। तो कंट्री के जो रिच लोग हैं, ये जो भी खाना खा रहा है तो सारा खाना शरीर का ऊपर वाला हिस्सा में लग जा रहा है। जो टांगे हैं वो काफ़ी कमज़ोर है, जो मेन बॉडी है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो ऐसा तब होता है जब इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो, तब ये देखने को मिलता है। तो हम क्या चाहेंगे कि जैसे शरीर में खाना हर एक अंग में लगना चाहिए, वैसे कंट्री में भी, कंट्री अगर ग्रो कर रहा है तो जो धन है, जो डेवलपमेंट का जो फ्रूट्स है, वो सभी लोगों में बराबर बंटना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और ज़्यादातर लोग गरीब ही रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही इस कार्टून में बताया हुआ है। यहाँ पे 2 टेबल दिए हुए हैं, वही जो ऊपर हमने पढ़ा उसी चीज़ को यहाँ पे बताया हुआ है कि पिछले 50 साल में अगर आप सभी डेमोक्रेसी और सभी डिक्टेटर को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि डेमोक्रेसी वाले 3.95 ग्रोथ रेट से ग्रो किए हैं और डिक्टेटर्स वाले 4.42, मतलब डिक्टेटर्स का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, डिक्टेटर्स वाले जीत रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप पुअर कंट्री को कंपेयर करें अंडर डिक्टेटरशिप और पुअर कंट्री अंडर डेमोक्रेसी, तो आप पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इग्नोर कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर अगर इनइक्वालिटी का बात किया जाए, ये सारे डेमोक्रेसी है तो मिक्स देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे कंट्री में आप पाएंगे कि टॉप 20% लोग ज़्यादातर पैसा लेके बैठे हुए हैं और जो टॉप 20%, सॉरी जो बॉटम के 20% है उनके पास काफ़ी कम धन है, लेस देन 3% धन। ठीक है, वही दूसरे कंट्री अगर डेनमार्क, हंगेरी का देखें तो वहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है कि टॉप 20% कम धन लेके बैठे और नीचे के 20% में लगभग थोड़ा ठीक ठाक सा धन है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। ये दोनों चीज़ को लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए सिर्फ समझ के छोड़ देना है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में कितना सक्सेसफुल रहा और पॉवर्टी रिड्यूस करने में, गरीबी हटाने में कितना काम किया डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले में हमने देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये एक्सपेक्ट करना डेमोक्रेसी से कि डेमोक्रेसी क्या कर दे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर दे। भले ही कंट्री कम डेवलप करे लेकिन सब में बराबर हो। ऐसा नहीं हो कि कंट्री में कुछ लोग बहुत ही अमीर है और कुछ लोग बहुत ही गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही आगे यहाँ पे इसी चीज़ को इलेबोरेट किया गया है कि अगर कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर भी लेता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद कंट्री के पास बहुत सारा क्या आ गया, वेल्थ आ गया। अब कंट्री का जो धन है तो ये धन क्या सब में बराबर बटेगा या फिर कुछ लोग को ज़्यादा मिलेगा या फिर कुछ लोग को कम मिलेगा, वही चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो देखिए किसी भी डेमोक्रेसी में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी है। इस फ्रेज पे ध्यान दीजिएगा, चैप्टर के एंड में इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कोई भी डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी देखने को मिलता है। मतलब पॉलिटिक्स के मामले में हर एक इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट किया जाता है, चाहे वो पैसा वाला कितना भी पैसा वाला हो या फिर कोई कितना भी गरीब हो। पॉलिटिक्स में दोनों बराबर है। ये भी इंसान एक ही वोट दे सकता है और ये भी इंसान एक ही वोट दे सकता है। इसी को बोला जाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी।
ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। जब किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है तो इसका भी एक ही वोट जाएगा, इसका भी एक ही वोट काउंट होगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी तो देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा ही इसी के तौर पर इकोनॉमिक इक्वालिटी देखने को नहीं मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब पैसा के मामला में कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच, पैसे वाले, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले, इनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ और इनकम है, ठीक है। और इनका वेल्थ और इनकम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। यही एक प्रॉब्लम का बात है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो और पैसा से पैसा कमाते जा रहा है, ठीक है। और जो लोग गरीब हैं उनका गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और ये लोग अपना बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब भी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं, ठीक है। ये डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है एक्चुअल आउटकम। एक्सपेक्टेड क्या था कि डेमोक्रेसी क्या करे, इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आए, लेकिन एक्चुअल आउटकम क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है यहाँ पे, समझे। चलिए, तो इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को डेमोक्रेसी रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, यह है एक्चुअल आउटकम, ठीक है। तो ये तो हमने बात किया इक्वालिटी अनइक्वालिटी के ऊपर। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पॉवर्टी के ऊपर, गरीबी। अब जहाँ पे इनइक्वालिटी रहेगा ना, वहाँ पे आपको गरीबी भी देखने को मिलेगा ही। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इस पॉवर्टी वाले इशू को उतना अच्छे से एड्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, जितना कि जैसे कि उनको करना चाहिए था। तो पॉवर्टी में भी बुरा हालत है यहाँ पे। एक एग्जांपल दिया हुआ है बांग्लादेश कंट्री का, कि बांग्लादेश में क्या है कि आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन रिच कंट्री इवन फॉर फूड सप्लाई। ये हालत है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। इतना ही जो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे उतना समझ के याद कर लीजिए और काफ़ी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्टून बनाया हुआ है, वॉइस ऑफ द पुअर, गरीबों का आवाज़ कौन सुने। तो इसका तो वॉइस ही नहीं है, सब में पट्टी बना हुआ है, फटा चिटा कपड़ा पहना है और इसका वॉइस भी कहीं नहीं सुना जा रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये कार्टून भी समझ लीजिए, एग्जाम में कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस कार्टून में क्या दिखाया गया है कि वर्ल्ड्स वेल्थ ओन्ड बाय अ फ्यू। तो देखिए, जो सिर्फ वर्ल्ड के जो 2% लोग हैं, टॉप 2% लोग, उनके पास वर्ल्ड का कितना, लगभग बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वेल्थ इनके पास है, और बहुत ही कम वेल्थ मैक्सिमम लोगों के पास है, समझ रहे। तो कुछ लोग क्या कर लिए कि बहुत ज़्यादा पैसा लेके बैठ गए और बाकी लोगों के पास काफ़ी कम पैसा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिखाया गया है। चलिए आ जाइए दूसरे टॉपिक पे, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल यानी समाज में जो डाइवर्सिटी है, समाज में कैसा डाइवर्सिटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मोहल्ले में निकल के देखें तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, अलग अलग रिलीजन के लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग कास्ट के लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग जेंडर के लोग देखने को मिलेंगे, एक मैन वुमेन, ठीक है। और तो इसी को बोला जाता है डाइवर्सिटी। तो ये जो डेमोक्रेसी है इस डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट करता है, ठीक से एकोमोडेट कर पाता है कि नहीं, या फिर ऐसा अलग अलग लोग एक साथ रह कर झगड़ा तो नहीं करते रहते हैं, वो चीज़ देखेंगे हम इसमें, ठीक है। देखिए, एक्सपेक्टेशन रहता है कि कोई भी डेमोक्रेसी क्या करे, शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ, एक ऐसा समाज दे जहाँ पर सभी लोग शांति और खुशी से रह रहे हों, लोगों के बीच में किसी भी टाइप का झगड़ा वगैरह ना हो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इस चीज़ को एकोमोडेट करता है। ये प्लस पॉइंट है डेमोक्रेसी का कि एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन, अलग अलग टाइप के लोगों को एक साथ हार्मोनियसली रहने का मौका देता है डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही देख लिया था, पावर शेयरिंग चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था बेल्जियम का एग्जाम्पल। इस पर हमने देखा था कि एक थे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, और एक तरफ डच बोलने वाले लोग थे, लेकिन इस तरीके से अरेंज किया गया पावर शेयरिंग और जो भी तरीके का, कि दोनों लोग काफ़ी अच्छे से, दोनों कम्युनिटी अच्छे से रह पा रहे थे, है कि नहीं। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे एक हार्मोनियस सोशल लाइफ दे पा रहा था। डेमोक्रेसी करता क्या है, एक प्रोसीजर डेवलप कर देता है टू कंडक्ट देयर कंपटीशन, ठीक है। जितने भी अलग अलग टाइप के लोग हैं वो कैसे कंपटीशन करेंगे उसके लिए प्रोसीजर डेवलप करके दे देता है। तो इससे क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन रिड्यूस हो जाता है, समझे।
और ना कोई झगड़ा होता है ना वायलेंस होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बताया हुआ है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी सोसाइटी ऐसा हो जहाँ पे कोई झगड़ा होता ही ना हो। कोई भी सोसाइटी में थोड़ा मोड़ा झगड़ा तो होगा ही है, फिर यहाँ तक कि एक घर में थोड़ा मोड़ा झगड़ा तो होता ही है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें इस डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। आज के टाइम पे इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, इंडिया में डाइवर्सिटी है, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंस, और कुछ ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि जिससे कि कंट्री स्मूथली ग्रो कर पाए, ठीक है। रोज रोज झगड़ा दंगा फसाद ना हो। तो ऐसा करने के लिए डेमोक्रेसी सबसे अच्छा सिचुएशन है। अगर कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है और वहाँ पे कोई नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम रहे, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा हो सकता है? मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर किसी कंट्री में डाइवर्सिटी है और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो क्या होगा? ये गवर्नमेंट तो और ख़त्म कर देगा, उस कंट्री को बर्बाद करके रख देगा। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है? ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। क्या तो वो अपना मतलब आँख फेर लेंगे, मतलब उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देंगे, या फिर उस कोई भी डिफरेंस हो रहा है समाज में उसको दबा देंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक। लेकिन डेमोक्रेसी वाले क्या करते हैं? इस सोशल डिफरेंस को हैंडल करते हैं। डिविजन्स एंड कन्फ्लिक्ट इज द डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ मतलब एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज द डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजिम। डेमोक्रेसी का ये फायदा तो जरूर है कि ये किसी भी टाइप का सोशल डिफरेंस, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट अगर समाज में है तो उसको ये काफ़ी इजीली से हैंडल कर लेता है, ठीक है। और लोगों को हार्मोनियस सोशल लाइफ देने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है डेमोक्रेसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया हुआ है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में बेल्जियम का एग्जाम्पल तो देखा ही था, साथ ही साथ श्रीलंका का एग्जाम्पल भी देखा था। श्रीलंका में तो फिर उल्टा केस हो गया, वहाँ पे तो दंगा फसाद होने लग गया था। तो कैसे मान लें कि डेमोक्रेसी हमेशा हार्मोनियस लाइफ देता है? तो देखिए, डेमोक्रेसी हार्मोनियस सोशल लाइफ तभी दे पाएगा जब ये नीचे के 2 कंडीशन फुलफिल हो। नीचे 2 कंडीशन दिए हुए हैं, वो क्या है? ये आपको क्या करना पड़ेगा? द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विथ माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें फ्रेंच और डच वाले में मान लीजिए इसमें ज़्यादा लोग हैं, इसमें कम लोग हैं, तो दोनों मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को मिल के एक साथ काम करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी लॉ बनाए तो वो पूरे कम्युनिटी पे लागू हो। ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ अपने लिए लॉ बनवा ले और इन पे भारी पड़ जाए कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में कोऑपरेशन होना चाहिए। ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन ये है कि रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। डेमोक्रेसी में बोला जाता है हर चीज़, कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना, डेमोक्रेसी में क्या होता है? वोटिंग होता है। अगर 100 लोग हैं और 100 में से अगर 70 लोग किसी के फेवर में वोट कर रहे हैं कोई पॉलिसी के और 30 लोग अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, तो ये 70 लोग वाले जिसमें वोट किए हैं वो पॉलिसी या फिर लॉ बना दिया जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि तो यहाँ पे क्या चलता है? रूल बाय मेजोरिटी चलता है। ये फ्रेज पे ध्यान दीजिए, रूल बाय मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी जिसमें वोट करेंगे वही रूल होगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो रिलीजन, रेस या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनना चाहिए। ये मेजोरिटी में मतलब ये जो 70% लोग हैं इसमें क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजन वाले लोग उस 70% में आ रहे हैं या फिर एक ही रेस, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग उस 70 में आ रहे हैं। उस 70 में 60 टाइप का लोग होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इस 70% जो मेजोरिटी है इसमें हर धर्म का लोग को एक ना एक बार आने का मौका जरूर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजन, रेस और लैंग्वेज के ग्रुप में बनाया गया हो, ठीक है। ये बोलने का मतलब है। तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम बोल पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या दे पाएगा? हार्मोनियस सोशल लाइफ दे पाएगा, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही था इस टॉपिक में। यहाँ से याद करने वाला बात यही सब है कि एक तो हमने ये जाना कि डेमोक्रेसी का प्लस पॉइंट क्या है? ये सोशल डिफरेंस को हैंडल कर लेता है। कैसे हैंडल करता है? तो ये एक प्रोसीजर डेवलप करता है टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। लेकिन डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल बेल्जियम में तो सक्सेसफुल रहा, श्रीलंका में अनसक्सेसफुल रहा, इसलिए ये 2 कंडीशन भी फुलफिल होने पड़ेंगे
किसी भी डेमोक्रेसी में ये दो चीज़ होना चाहिए, तभी जाके वहाँ पे मतलब सोशल डाइवर्सिटी अच्छे से एकोमोडेट हो पाएगा, यानी एक हार्मोनियस सोशल लाइफ मिल पाएगा। समझे? इतना ही बात याद रखिए यहाँ से। चलिए नीचे यहाँ पे दो कार्टून आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दो कम्युनिटी है, एक ये और एक ये, जो आपस में लड़ रहे हैं, एक ही कंट्री में रह रहे हैं लेकिन आपस में लड़े जा रहे हैं, एनिमी बन गए हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक कंट्री का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आप बोलेंगे ये हो गया श्रीलंका का एग्जाम्पल, जहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग में दोनों में ऐसे लड़ाई हो गया था। और दूसरा कार्टून है ये, जहाँ पे एक ही कंट्री में दो कम्युनिटी है, दोनों आपस में हाथ मिला लिए हैं, दोनों मिलजुल के रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसका एक कंट्री का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप बोलेंगे ये है बेल्जियम का एग्जाम्पल। ठीक है, याद रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब है नेक्स्ट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। किसी भी डेमोक्रेसी में जो उसमें रहने वाले लोग हैं, उनको कितना इज्जत और कितना आज़ादी मिलता है रहने के लिए। तो डेमोक्रेसी इस मामले में भी काफ़ी सुपीरियर है बाकी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। कौन से दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नॉन डेमोक्रेटिक? तो मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, ये सब। ठीक है, तो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिग्निटी और फ्रीडम के मामले में डेमोक्रेसी से काफ़ी पीछे है। डेमोक्रेसी इन सब में आगे चलता है कि डेमोक्रेसी कैसा भी हो, उस कंट्री में लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम के साथ जीने का मौका देता है। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिस में ये सब लाइन छोड़ रहे हैं क्योंकि वही चीज़ को रिपीट किया हुआ है बार बार। हर एक इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट चाहिए, और कन्फ्लिक्ट हो जाता है जब किसी इंडिविजुअल को रेस्पेक्टफुली आप ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये सब बात लिखा हुआ है, इसलिए इसको स्किप कर दिए थे। मेन बात है कि किसी भी डेमोक्रेसी में रेस्पेक्ट और फ्रीडम, ये दो चीज़ होना ही चाहिए। तो डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। थियोरेटिकली ये बात तो है कि किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम और रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, लेकिन कई सारे सोसाइटीज़ ऐसे हैं जो फॉर लॉन्ग, कई 100 सालों से उनके कंट्री में सब ऑर्डिनेशन और डोमिनेशन का कल्चर चला है। मतलब कोई कंट्री का ऐसा तो नहीं कि कोई भी कंट्री नया नया बना है, वो कई सालों से है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहाँ पे इनिशियली कैसा कल्चर चला आ रहा है, किसी को डोमिनेट किया गया हो, कोई दूसरा कंट्री आके उस पर राज किया हो। फॉर एग्जाम्पल पुरुषों का ज़्यादा चला हो, महिलाओं का कम चला हो वहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी कंट्री का लंबा इतिहास है, तो वहाँ पे इक्वालिटी का बात कर लेना उतना सिंपल मैटर नहीं होगा। चेंज हो रहा है धीरे धीरे, पूरी इक्वालिटी नहीं आया है, लेकिन चेंज हो रहा है। डेमोक्रेसी इसके लिए कंडीशन क्रिएट करके देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वुमेन का एग्जाम्पल उठाया हुआ है। वुमेन का डिग्निटी के ऊपर बात करते हैं कि किसी भी कंट्री में वुमेन को कितना रिस्पेक्ट मिलता है। देखिए, ज़्यादातर सोसाइटी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के, तो वो कैसा रहा है, मेल डोमिनेट सोसाइटी रहा है। चाहे वो इंडिया का बात कीजिए, अमेरिका, कहीं का भी बात कीजिए। ठीक है, ज़्यादातर सोसाइटीज़ कैसे थे, मेल डोमिनेटेड थे। तो लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वुमेन को रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा मैन की तरह। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिल ही गया, लेकिन एक बात यह है कि आज के टाइम पे वुमेन के लिए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना काफ़ी ईजी है। अगर किसी वुमेन को बैडली ट्रीट किया जा रहा है, उसका कोई हक मारा जा रहा है, तो आज के टाइम पे वुमेन काफ़ी ईजिली अपना वॉइस उठा सकती है। क्यों? क्योंकि ये बात जो है ना कि वुमेन को बराबर ट्रीटमेंट और रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये बात लीगली और मोरली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कानूनी रूप में इनको ये चीज़ मिलना चाहिए और मोरली प्रिंसिपल के रूप में भी इनको ये चीज़ मिलना चाहिए। इसलिए आज के टाइम पे कोई भी वुमेन अपने हक के लिए इजीली लड़ पा रही है। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अगर कोई सोसाइटी ऐसा है जो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कोई वुमेन अगर या फिर कोई इंडिविजुअल अपने फ्रीडम और डिग्निटी के लिए आवाज़ उठाएगा भी, तो चूंकि वहाँ पे कोई लीगल और मोरल फोर्स नहीं है, सबको बराबर ट्रीटमेंट मिले या फिर नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नॉन डेमोक्रेसी में मतलब उसके आवाज़ उठाने में उतना ताकत नहीं रहेगा जितना कि डेमोक्रेटिक वाला में रहता है। देखिए, सिंपल बात है, ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, और ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई सा भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोनार्की है मान लीजिए, तो यहाँ पे कोई भी हर इंसान को बराबर ट्रीट करने के लिए लीगल बाइंडिंग है और
मोरल फोर्स भी है, नैतिक रूप से इसमें स्वीकार किया गया है कि सभी को बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई चीज़ लीगल और मोरल बाइंडिंग यहाँ पे नहीं है कि सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी तो क्या सिर्फ ये होने से सबको बराबर ट्रीटमेंट मिल गया? नहीं, आप बोलेंगे नहीं मिला। आज भी हमारा कंट्री तो डेमोक्रेसी है, किसी को बैडली ट्रीट किया जाता है, किसी को कम रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन अंतर ये है, इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अंतर ये है कि यहाँ पे अगर किसी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो वो इंसान अपना आवाज़ उठा सकता है, वेज अ स्ट्रगल, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा, वेज अ स्ट्रगल चालू कर सकता है अपना। क्यों? क्योंकि उसके पास लीगल कानूनी शक्ति है और मोरल भी शक्ति है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो वो आवाज़ उठाएगा तो कोई ध्यान नहीं देगा, सुना नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लीगल और मोरल फोर्स इसके पास नहीं है। समझ रहे बात का गहराई? वो यहाँ पे बताया गया है। फिर ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है कास्ट इनइक्वालिटी का। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इंडिया में डेमोक्रेसी आने का बाद क्या हुआ है, जो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है, पहले से जो ब्राह्मण का डोमिनेंस चला आ रहा था और जो लोअर कास्ट के लोग थे, शूद्राज लोग, उनको काफ़ी बैडली ट्रीट किया जाता था। तो डेमोक्रेसी आने के बाद ये सब लोग भी अपने बराबर हक के लिए और बराबर अपॉर्चुनिटी के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी और इनको मिल भी रहा है हक उनका, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। तो टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। इन दो मामले में भी डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स या फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। समझे यहाँ तक? चलिए, तो ये पहला पॉइंट याद रखेंगे आप। फिर दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है कि डेमोक्रेसी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इक्वलिटी और सबको रिस्पेक्ट मिल गया, क्योंकि सबका हिस्ट्री अलग अलग है। दो एग्जाम्पल से समझाया गया है कि हिस्टोरिकली अगर वुमेन का एग्जाम्पल ले तो इनको डोमिनेट किया गया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ये अपना स्ट्रगल चालू कर पा रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी में इनको लीगल और मोरल फोर्स दिया गया है, इसीलिए ये आप इजीली अपना लड़ाई लड़ पा रही हैं, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है कास्ट इनइक्वालिटी का इंडिया में, तो इनको भी काफ़ी हक मिला है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। बस इतना ही चीज़ था यहाँ पे। अब है लास्ट कंक्लूजन, यहाँ पे टॉपिक एंड हो गया। वो कंक्लूजन ये है कि हम ये डेमोक्रेसी से इतना सारा एक्सपेक्टेशन पाल रहे हैं कि डेमोक्रेसी ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इतना सारा एक्सपेक्टेशन पालना ही कहीं ना कहीं एक जजमेंट क्राइटेरिया बन जाता है डेमोक्रेसी का, कि हम क्या आप यही सब उम्मीद एक मोनार्की से पाल सकते थे क्या, या फिर डिक्टेटरशिप वाले कंट्री से पाल सकते थे क्या? नहीं। ऐसा उम्मीद आप तभी लगा सकते हैं कि सिटीजन्स को फ्रीडम मिले, सोशल मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये सब जो आप उम्मीद पाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम, ये आप सिर्फ डेमोक्रेसी जैसे कंट्री से ही पाल सकते हैं, डेमोक्रेसी से ही पाल सकते हैं मतलब, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि डेमोक्रेसी हर पल एक टेस्ट से गुजर रहा है। डेमोक्रेसी से लोगों को इतना उम्मीद है कि कुछ अगर बुरा होता है तो वो डेमोक्रेसी को ही ब्लेम करते हैं, और डेमोक्रेसी एक टेस्ट को पास करता है तो तुरंत लोग मतलब उसके सामने दूसरा टेस्ट रख देते हैं कि अब ये करके दिखाओ, अब डेमोक्रेसी ये दो, अब वो दो, ठीक है। ऐसा चलता है। तो दैट इज वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, दे विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशन एंड मेनी कंप्लेंट्स, ठीक है। लोगों का उम्मीद बढ़ता जा रहा है डेमोक्रेसी से। तो ये जो फैक्ट है कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ये खुद ही एक टेस्टिमनी है, यानी एक प्रूफ है कि डेमोक्रेसी कितना सक्सेसफुल रहा है। कैसे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस आ चुका है और ये एबिलिटी आ चुका है कि ये क्या एक्सपेक्ट करना है इन्हें और कैसे क्रिटिकली देखना है गवर्नमेंट को, पावर होल्डर्स को, ठीक है, एंड द हाई एंड माइटी को। तो लोग ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, मतलब यही एक सक्सेसफुल प्रूफ है, टेस्टिमनी है कि डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट रहते, एक ऑब्जेक्ट की तरह रहते इस कंट्री में, लेकिन हम एक नागरिक बन पाए हैं बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी ही। हम आज के टाइम पे ऐसा आ चुका है कि लोग अब बिलीव करते हैं कि उनका वोट मैटर करता है, ठीक है। उनका एक वोट से मतलब कंट्री में डिफरेंस आ सकता है, ऐसा लोग फील कर पा रहे हैं। तो यही एक काफ़ी अच्छा प्रूफ है डेमोक्रेसी का। यही चीज़ बताया हुआ है लास्ट पैसेज में। तो एग्जाम में ये लाइन दे देंगे सिंपली आपको और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये जितना अंडरलाइन किए हैं ये चीज़ अच्छे से तैयार कर लेना है और यही अपने आंसर में डालना है, ठीक है।
चलिए, तो ये टॉपिक भी एंड हुआ। याद क्या रखना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये 2 एग्जाम्पल, ठीक है, और ये तो अलग पॉइंट है, ये अलग से, ठीक है। चलिए लास्ट एक यहाँ पे एक और कार्टून है, रोजा पार्क्स स्टिल इंस्पायर्स। ये स्टोरी पता है आपको रोजा पार्क्स का? रोजा पार्क्स एक लेडी का नाम था, ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। ये लोग काले लोग थे। आपको पता है अमेरिका में गोरे और वाइट में और ब्लैक में काफ़ी डिफरेंस पहले होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अमेरिका में ये एक बस का सीन है, बस में कुछ सीट बनाया गया था जहाँ पे सिर्फ ये काले लोगों को बैठने के लिए बोला गया था, ठीक है, इनके लिए अलग से सीट था। ऐसा नहीं कि ये लोग कहीं भी जाकर बैठ जाए, कोई भी सीट में बैठ जाए, ऐसा नहीं था, काले लोगों के लिए अलग सीट बनाया गया था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि रोजा पार्क, ये लेडी और भी 2-3 ब्लैक वुमेन थी, उन लोग अपने सीट में बैठे हुए थे। फिर उस बस में कुछ गोरे लोग चढ़ते हैं और बोलते हैं कि चलो सीट खाली करो, हम लोग को बैठना है यहाँ पे। तो बाकी जो काली काली औरत थी वो लोग तो हट गए, लेकिन रोजा पार्क्स ने हटने से मना कर दिया, ठीक है। तो बाद में ड्राइवर ने डरा धमका के इनको बस से उतरवाया और इनको जेल में डलवा दिया, अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि ये सीट से उठी नहीं, ठीक है। तो जब ये बात जब फैला धीरे धीरे, किंग मार्टिन लूथर को जब पता चला, तो जितने भी ब्लैक लोग थे अमेरिका में, इन लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने ठान लिया कि हम लोगों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम बस को यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो लगभग 1 साल तक इस काले लोगों ने बस को बॉयकॉट कर दिया, बस इस्तेमाल करना बंद कर दिया, सिटी बस, ठीक है। क्या तो वो चलते थे, नहीं तो कार वगैरह से जाते थे, ठीक है। तो इससे क्या देखने को मिला कि बस का कमाई बहुत कम गया। तब पता चला, तब जाके कोर्ट ने इस चीज़ को गलत ठहराया था कि जो भी इसके साथ ट्रीट किया गया है ब्लैक लोगों के साथ, वो गलत है। तो यही है स्टोरी, मतलब एक इंडिविजुअल का एक्शन से कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो बताया हुआ है कि ऐसा रोजा पार्क्स का जो स्टोरी है आज भी हमें इंस्पायर करता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं, इसको आज का टाइम से अगर रिलेट करें तो ये एक लीडर है, ठीक है। ये लीडर बोलता है कि हे लेडी डेट्स माई सीट, इनको बोलता है कि ये मेरा सीट है, चलो उठो बैठने दो। लेकिन ये लेडी के पास इसे इधर बैठे रहने का ये हिम्मत, जो मोरल करेज है, कहाँ से आ रहा है? बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी का वजह से इसके पास आज के टाइम में एक ताकत है कि नहीं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, और कुछ है नहीं काम का। बस इसी के साथ पूरा चैप्टर एंड होता है। चलिए 3 MCQ है, अच्छा, इसको हम उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पॉज करके खुद ही आंसर कीजिए, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए। चलिए, लिखा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट। स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। डेमोक्रेसी ने क्या एलिमिनेट कर दिया, क्या हटा दिया? नंबर 1, कन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, क्या ये हटा दिया? नहीं, छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट तो होता ही रहता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हटा दिया क्या? नहीं, ये तो नहीं हटा पाया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट हाउ मार्जिनलाइज सेक्शंस आर टू बी ट्रीटेड, ये भी हटा नहीं पाया, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही। आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, हाँ, इसको हटा दिया, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी देखने को मिलता है, पॉलिटिकली सब लोग इक्वल है। तो जो इनइक्वालिटी था उसको डेमोक्रेसी ने हटा दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 6 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसेसिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को जब आप एसेस करते हैं, याद है एसेस पहला टॉपिक, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। डेमोक्रेसी नीड टू इंश्योर, डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करना पड़ेगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ठीक है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी हो। मेजोरिटी रूल और इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, ये भी होना चाहिए। मेजोरिटी रूल, ये अब थोड़ा वेग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। मेजोरिटी रूल यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजन, कास्ट और मतलब जेंडर के बेसिस पे मेजोरिटी बने, ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट हो गया, इसलिए इसको ऑड वन आउट ये अलग करेंगे यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन सी रॉन्ग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर 7, स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी शो डैट, कि क्या शो करता है कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर? नहीं, डेमोक्रेसी हो तो डेवलपमेंट भी होगा, जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, हाँ ये तो सही बात है। इनइक्वालिटी डू नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, नहीं, डिक्टेटरशिप में भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी, ये तो और भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, बस। तो ये 3 MCQ हमने किया, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपको पता ही है कि हम सब एक जगह कंपाइल करके वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिए हैं।
आपको मिलेगा कैसे, आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा कि चैप्टर नेम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 10 क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में ऐड कर दीजिएगा CBSE गाइडेंस। लास्ट में ये लिख के सर्च मारिए, जो भी है आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और नोट्स भी एक जगह मतलब वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया, आप जाकर उसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पूरा NCERT का PDF है, इसमें हम जो भी अंडरलाइन कर रखे हैं, जो भी लिख रखे हैं, ये पूरा PDF भी डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट में दे देंगे, आप वहाँ पर जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ क्लियर कट मिल जाए, काफ़ी गहराई से समझना पड़ेगा और क्वेश्चन भी काफ़ी उटपटांग आता है। हम तो कोशिश की कि आपको सारा एस्पेक्ट बताने का, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर इस चैप्टर को जैसे हम बताएं वैसे आप समझे हैं तो। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल पे और भी वीडियोज़ है SST के, मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, आप वो देख सकते हैं, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।